नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। प्राइम एजेंडा लेकर हाजिर है। कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से चुनाव आयोग पर आरोप लगाए हैं। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने दावा किया कि कर्नाटक में उनकी पार्टी के समर्थक वोटर्स के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश की गई। राहुल गांधी ने कर्नाटक के कलबुर्गी जिले के आलंद विधानसभा सीट के आंकड़ों का हवाला देते हुए यह दावा किया है। अब राहुल गांधी के इस आरोप पर चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। आयोग ने राहुल के आरोपों को पूरी तरह से झूठा और बेबुनियाद बता दिया। राहुल गांधी ने 31 मिनट के प्रेजेंटेशन में वोट चोरी के आरोप लगाए और सबूत दिखाने का दावा भी किया। राहुल गांधी ने कहा, चुनाव आयोग जानबूझकर कांग्रेस के वोटों को निशाना बना रहा है और उनके नाम डिलीट किए जा रहे हैं। राहुल इस बार अपने साथ कर्नाटक के ऐसे वोटर्स को भी लेकर आए जिनके नाम वोटर लिस्ट से डिलीट किए गए थे। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार उन लोगों की रक्षा कर रहे हैं जिन्होंने भारतीय लोकतंत्र को बर्बाद कर दिया। राहुल गांधी ने कहा, महाराष्ट्र, हरियाणा और यूपी में यही खेल तो हो रहा है। राहुल ने कर्नाटक के आलंद विधानसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया। राहुल ने कहा, 2023 के चुनाव में किसी ने 6018 वोट डिलीट करने की कोशिश की। इसकी संख्या ज्यादा भी हो सकती है। हमें नहीं पता कुल कितने वोट डिलीट किए गए। इन्हें डिलीट करते समय गलती से मामला पकड़ में आ गया। सबसे पहले राहुल गांधी का बयान सुनिए, उसके बाद प्राइम एजेंडा डिबेट की शुरुआत करेंगे। हिंदुस्तान के चीफ इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं और यह मैं आपको अभी दिखाने जा रहा हूं। हर इलेक्शन में हमें रिपोर्ट आती थी कि वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, कांग्रेस वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ऑपोजिशन के वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, दलित वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, आदिवासी हो रहे हैं, माइनॉरिटी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं, ओबीसी वोटर्स डिलीट हो रहे हैं। मगर जब डिलीट होते हैं ऑपोजिशन के ही होते हैं। कर्नाटक में आलंद कंस्टिट्यूएंसी है, यहां पे चोरी पकड़ ली, कोइंसिडेंस से पकड़ी। वहां की जो बीएलओ थी उसने देखा कि उसके रिश्तेदार को डिलीट कर दिया गया था। जैसे चोरी पकड़ी जाती है, कोई छोटी सी गलती हो जाती है, हाथ आ जाती है। तो कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का यह दूसरा प्रेजेंटेशन था जो आपने सुना। इसके बाद राजनीतिक प्रतिक्रियाओं की बाढ़ सी लग गई। अब वो भी सुन लीजिए। चुनाव दर चुनाव हार और जनता से नकार दिए जाने वाले एक नेता जिनके नेतृत्व में लगभग 90 चुनाव कांग्रेस पार्टी है, उनकी हताशा निराशा दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और आरोपों की राजनीति को इन्होंने अपना आभूषण बना लिया है। जब इन्हीं के लगाए गए आरोपों को ऑथेंटिकेट करने के लिए कहा जाता है तो पीठ दिखाकर भाग जाते हैं, शपथ पत्र देने के लिए कहा जाता है तो मुकर जाते हैं। गलत और निराधार आरोप लगाना राहुल गांधी जी की आदत बन गई है। It has become a habit of Shri Rahul Gandhi to make incorrect and baseless allegations. राहुल गांधी संविधान समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट गए ना, सुप्रीम कोर्ट ने सब दिशा निर्देश किया ना, कोई स्टे किया क्या? न कानून समझते हैं, न सुप्रीम कोर्ट के आदेश को समझते हैं, खाली संविधान संविधान किए रहते हैं। मोटी बात बहुत साफ है, राहुल गांधी को वोट नहीं मिलता तो हम क्या करें? गांधी ने जिस तरह से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और जिस तरह से पूरे देश में देश की जनता को एक झूठ और गुमराह करने का कि हम हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे एसआईआर को लेकर के, लेकिन जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज हम हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ेंगे। तो इससे साफ साबित है कि जो बादल गरजते हैं वो बादल बरसते नहीं।
और उनके पास कुछ भी नहीं है। हाइड्रोजन बम तो छोड़िए, फुलझड़ी के लिए भी कोई चीज नहीं है। जब हमारा लोकसभा का सत्र चल रहा था, राज्यसभा का सत्र चल रहा था, तभी इस विषय को उठाया, हमने भी जवाब दिया, चुनाव आयोग ने भी जवाब दिया। वो चुनाव आयोग ने जो जवाब दिया उनको सुनना ही नहीं चाहते हैं ना, वो एक तरफा बोल रहे हैं। भाई आपको 99 सीट कैसे आई ये तो बताओ हमें। आप जिन राज्यों में शासन कर रहे हो उस राज्यों में कैसे जीते? आप चुनाव आयोग जैसी महत्वपूर्ण संस्था जिसने वर्षों से मेहनत करके अपनी एक क्रेडिट कमाई है, ये हाइड्रोजन बम की जगह ये दिवाली वाला बम भी नहीं निकलने वाला है। राहुल गांधी पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह की पीसी की थी और उन्होंने बाज़ाब्ते प्रेजेंटेशन किया था, कोई असर नहीं हुआ, कोई बात नहीं निकली, झूठी बात थी। अभी भी झूठ का पिटारा लेकर वो आ जाएंगे और कुछ होने वाला नहीं है। कांग्रेस पार्टी की आदत है, उन्होंने कहा था हम ऐसा बोलेंगे कि ज़लज़ला आ जाएगा पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट तो सही सलामत है, नई पार्लियामेंट और बन गई, तो इनका बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। ये लोग चुनाव हार जाते हैं, हार का दोष खुद नहीं लेते बल्कि चुनाव आयोग को टारगेट कर रहे हैं। चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगे हैं कि ऑनलाइन के माध्यम से, सॉफ्टवेयर से बड़ी संख्या में वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं। इसके लिए चुनाव आयोग को चाहिए कि वो एक वर्तमान न्यायाधीश या पूर्व न्यायाधीश से पूरी जांच कराए और जनता के मन में जो ये बात बैठ गई है कि चुनाव आयोग भाजपा से मिलकर के वोटों की चोरी करता है, लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काटता है, इसके लिए चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए और वो भारतीय जनता पार्टी के एक विंग के रूप में काम नहीं करेगा। तो आपने राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुन ली। राहुल गांधी का हाइड्रोजन बम क्या कमाल करेगा या फुस निकलेगा, ये वक्त बताएगा। एक बड़ा पैनल मेरे साथ है जो चर्चा करने जा रहा है आज के विषय वस्तु पर। स्वागत कीजिए अमित तिवारी जी का, प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। बहुत बहुत स्वागत है अमित जी आपका। रविंद्र सिंह जी मेरे साथ हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रविंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राम पांडे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। डॉक्टर राम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आलोक पांडे पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मैं अमित तिवारी से पूछना चाहता हूं। अमित तिवारी, जो प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने आज दिया अमित जी, उसमें बहुत एक फैक्ट और पॉइंट वाली बातें लगी मुझे भी। मैं चाहता हूं कि आप क्लैरिफाई करें। पहला ये कि सीआईडी ने इलेक्शन कमीशन को 18 बार चिट्ठी लिखी, इस केस की डिटेल मांगने की कोशिश की गई, कोई जवाब नहीं मिला। दूसरा, किसी के नंबर से डिलीशन का मामला आया कि जो वोट है, जो नाम है, वो डिलीट करने की कोशिश की गई। आलंदा इलाके का मामला है, आलंद विधानसभा क्षेत्र का, कर्नाटक के। करीब 6000 से ज़्यादा वोटर्स के वोट डिलीट किए गए। इसे लेकर इलेक्शन कमीशन का जवाब आया कि ये संभव नहीं है, ये मुमकिन नहीं है, ये नहीं हो सकता। और कुछ मामले सामने आए थे लेकिन हमने उसको टैकल कर लिया। मुझे एक बात बताइए, इलेक्शन कमीशन जो भी राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, जो विषय वस्तु है विपक्ष की, उस पर क्लैरिटी होनी चाहिए। जांच पड़ताल में कागज पत्तर बनने चाहिए, उसे दिखाया जाना चाहिए। अगर राहुल गांधी ये बात कह रहे हैं कि 18 बार सीआईडी ने चिट्ठी लिखी इलेक्शन कमीशन को, तो जवाब देने में क्या दिक्कत है भाई? जवाब दीजिए, बिल्कुल सब चीजें बिल्कुल क्लियर होंगी, ये फसाद खत्म हो जाएगा। अमित तिवारी, क्या छुपा रहा है इलेक्शन कमीशन, क्यों नहीं बता रहा है? जी अमित जी, सर्वप्रथम तो धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। देखिए, समस्या ना कर्नाटक के सीआईडी में है, समस्या ना इलेक्शन कमीशन में है। जहां समस्या है वो राहुल गांधी के विचार में है, क्योंकि राहुल गांधी अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि जो प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद जो 140 करोड़ देशवासियों का जो डॉक्ट्रिन है, जो इस देश का जो डॉक्ट्रिन है, वो बदल चुका है। अब इस देश का हर एक भारतवासी ये कहता है
कि हम किसी भी एटॉमिक धमकी से नहीं डरने वाले हैं। चाहे आप एटम बम लेकर आए, चाहे आप हाइड्रोजन बम लेकर आए, हम किसी भी ऐसी धमकी से, ब्लैकमेलिंग से नहीं डरने वाले हैं। जी। ये साफ और स्पष्ट तौर पर भारत के लोगों ने, देशवासियों ने, 140 करोड़ लोगों ने स्पष्ट कर दिया। अब ये चीज राहुल गांधी को समझ नहीं आ रही है। दूसरी बात, अब आ जाते हैं इनकी जो आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। पहले तो इनको ये बताना चाहिए कि कर्नाटक की सीआईडी ने जो एफआईआर किया है वो किस पर किया है। क्या वो इलेक्शन कमीशन पर किया है? क्या उसने बीएलओ पे किया है? क्या उसने किसी एमपी या एमएलए पे किया है? क्योंकि जिस विधानसभा का वो नाम ले रहे हैं, जो आलंद विधानसभा है, वहां पर तो कांग्रेस पार्टी ही जीती है। और एक बात बता दूं मैं, बी आर पाटिल जीत कर आए थे 2023 में। हाँ जी, मल्लूर विधानसभा है। मल्लूर विधानसभा में अभी अभी कर्नाटक जो हाईकोर्ट है उसका फैसला आया है, मल्लूर विधानसभा का इलेक्शन रद्द कर दिया गया है। वहां पर हमारे प्रत्याशी जो हारे थे उस समय, मंजुनाथ गौड़ा जी, बीजेपी के समर्थन में वहां पर फैसला दिया है। तो क्या कांग्रेस पार्टी मल्लूर विधानसभा में इलेक्शन रिग करने का काम कर रही थी, या क्या कांग्रेस पार्टी आलंद विधानसभा में जो भारतीय जनता पार्टी के वोटर्स को कटवा कर अपने पार्टी को जिताना, अपने दल के नेता को जिताना, क्या ये काम कर रही थी? तो इस चीज को समझने की जरूरत है। दूसरी बात, आप देखिए, ये कोर्ट गए, बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको फटकार मिली जब ये गए कि महाराष्ट्र का इलेक्शन कैंसिल होना चाहिए। बॉम्बे हाई कोर्ट ने लताड़ मार के इनको भगाया। यही मामला लेकर ये सुप्रीम कोर्ट गए, वहां भी इनको लताड़ पड़ी। हरियाणा के इलेक्शन को लेकर गए, वहां भी इनको लताड़ पड़ी। उसके बाद तमिलनाडु में, हालिया में तमिलनाडु में ये कर्नाटक के जो ये एसआई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अमित तिवारी, इसको इलेक्शंस को लेकर पॉइंट टेकन। अमित तिवारी जी, पॉइंट टेकन। मैं डॉक्टर राम के पास जा रहा हूं। अमित तिवारी, मैं कह रहा हूं फटकार लगी, डांट पड़ी, इलेक्शन कमीशन डिटेल क्यों नहीं दे रहा? सवाल मेरा ये था सबसे पहले आपसे कि राहुल गांधी जो सवाल खड़े कर रहे हैं, चाहे वो एसआईआर को लेकर रहा हो, चाहे वोट चोरी को लेकर रहा हो, चाहे फोटोग्राफी को लेकर रहा हो, चाहे अब वोट डिलीशन का मामला सामने आया, 6000 से ज्यादा वोट डिलीट किए गए हैं, बाकायदा नंबर्स राहुल गांधी के पास हैं, क्यों नहीं इलेक्शन कमीशन डिटेल करता है, बैठ के बात करके पूरी डिटेलिंग दे दे? राहुल गांधी भी संतुष्ट, विपक्ष भी संतुष्ट, घमासान खत्म, बिहार में इलेक्शन आ रहा है, दोनों पार्टियां जमकर इलेक्शन लड़ी। डॉक्टर राम पांडे, क्लैरिटी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रही है, शायद यही वजह है कि यह मामला खत्म नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन को डिटेल देनी चाहिए, बात करनी चाहिए, और 18 चिट्ठियां गई तो कम से कम एक का तो जवाब ठीक से दे देते। राहुल गांधी ने आरोप यह भी लगाया कि जवाब जो आए हैं वो भी सिर्फ एक नॉर्मल जवाब आए हैं, खाना पूर्ति की गई इलेक्शन कमीशन की ओर से। डॉक्टर राम जी, देखिए, कांग्रेस यदि आरोप लगाती तो चलिए ठीक है, भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक जवाब हो सकता था, लेकिन कर्नाटक सीआईडी के द्वारा 18 पत्र हर महीने चुनाव आयोग को लिखे गए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, और 18 का एक का भी जवाब नहीं दिया गया। और अभी आपने बीजेपी के प्रवक्ता से पूछा तो उन्होंने भी उस बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो सीआईडी का जवाब नहीं देना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ये साबित करता है कि ये जो ऑनलाइन जो फ्रॉड किया है, वोटर लिस्ट में जो गड़बड़ी की है, वोट चोरी की है, बीजेपी को जिताने का जो काम किया है, इसमें सीधे सीधे से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इन्वॉल्व है, ये अपने आप में प्रूफ करता है। और भारतीय जनता पार्टी केवल, अभी आपने 6 उनके राष्ट्रीय नेताओं के वक्तव्य सुनाए, तो उन्होंने क्या कहा, हार रही है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिक कोई आंसर नहीं दिया। और इसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट से की है। आप देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो अपॉइंटमेंट होता था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते थे, प्रधानमंत्री होते थे, नेता प्रतिपक्ष होते थे। लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया। मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने की मंशा से ही समझ में आता है कि नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी चुनाव आयोग के माध्यम से वोटों में गड़बड़ी करना चाहते हैं। 3 लोग हैं उसमें, आप देखिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाकर अमित शाह को रखा गया है। अब अमित शाह के नेतृत्व में क्या निष्पक्ष चुनाव हो सकता है? अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी और राहुल गांधी, ये 3 लोग चुनेंगे। अब 3 में से 2 का बहुमत इनका हो गया, तो नेता प्रतिपक्ष का तो कोई मतलब रहा ही नहीं। अब अमित शाह जी अच्छा काम करेंगे या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अच्छा करेंगे? फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसके बाद
एक बात और कही कि आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है उसको बार बार एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं, 3-3 बार क्यों दे रहे हैं? जब सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया तब इन्होंने ज्ञानेश कुमार के जो पहले जो थे उनको चौथी बार एक्सटेंशन नहीं दिया और उनको हटा दिया गया। तो इस तरह से कई सुप्रीम कोर्ट ने, एक और बोल दूं मैं आपको, सुप्रीम कोर्ट की चूंकि तिवारी जी ने बात की बिहार चुनाव को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग ने जो 65 लाख वोट काटे हैं वो वे बता दिए। अब ये अमित तिवारी जी बीजेपी कह रहे हैं कि ये 65 लाख लोग रोहिंग्या हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की बात मान लीजिए ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप डालिए, करीब 2 महीने हो गए इस बात को। ठीक है डॉक्टर राम, आई हैव टू गो टू रविंदर सिंह जी। रविंद्र भाई, मैं आपसे, चूंकि आप फैक्ट, डिटेल और डेटा के साथ बैठते हैं, इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि भाई हमारे पोर्टल से कोई किसी का नाम डिलीट नहीं कर सकता, ये मैनुअली पब्लिक डोमेन के किसी डिवाइस के जरिए नहीं किया जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इसकी कोशिश हुई थी लेकिन बाकायदा इसकी जांच इलेक्शन कमीशन संज्ञान लेकर खुद कर रहा है। तो एक बात ये भी कहीं ना कहीं लॉजिकल लगती है कि भाई आपका नाम मैं कैसे डिलीट कर सकता हूं, या मेरा नाम आप वोटर लिस्ट से कैसे डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि पब्लिक का एक्सेस तो इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर है नहीं, उसका एडमिन तो इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में बैठता है। हम और आप तो एक्सेस कर ही नहीं सकते उस पोर्टल को जहां पे नाम अपलोड किए जाते हैं, जहां पे डेटा अपडेटिंग होती है, वहां पे तो हम एक्सेस कर ही नहीं सकते। फिर ये लॉजिक कहां तक आपको लगता है फिजिबल कि भाई पब्लिक डोमेन में कोई भी अमित चाहे, रविंद्र चाहे, अमित तिवारी चाहे, कोई चाहे किसी का नाम डिलीट कर दे? ये तो मुमकिन नहीं है ना। रविंदर सिंह जी। जी, जितने प्रश्न आपने हमसे पूछे हैं यही प्रश्न सीआईडी ने, कर्नाटक की सीआईडी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफिस से पूछा हुआ है, उसका उत्तर नहीं आया हुआ। जब वो नहीं दे सकते हैं तो मुझसे अपेक्षा करना ठीक नहीं होगा। एक सामान्य सा कानून समझते हैं हम लोग कि किसी भी संस्था पे, जो भारत सरकार की संस्था है या राज्य सरकार की संस्था है, उसमें आरोप का प्रक्रिया क्या होती है? पहले आरोप लगाया जाता है जी। जी रविंद्र सिंह जी बोलिए, आवाज आ रही है, बोलिए। ठीक है, कोई टेक्निकल ग्लिच है, मैं आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूं। रविंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, ऑडियो का इशू है, शायद आ रहा है। आलोक पांडे जी के पास जा रहा हूं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। आलोक जी, 2-3 फैक्ट हैं। राम पांडे, जो डॉक्टर राम पांडे जो कह रहे हैं उनका अपना लॉजिक अपनी जगह है, अमित तिवारी का लॉजिक अपनी जगह है, रविंदर सिंह जी भी कह रहे हैं। अच्छा रविंद्र जी वापस आ गए हैं, अपनी बात पूरी कर लीजिए। रविंदर सिंह जी अपनी बात पूरी कर लीजिए। रविंद्र जी बात पूरी कर लीजिए। तो ये जो जांच, जी अमित जी, जो ये जांच की प्रक्रिया है, इस जांच की प्रक्रिया को अगर 2 बार देखें, राहुल गांधी जी ने 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सबूतों के साथ में। पहली बार चुनाव आयोग क्या करता है, इस प्रक्रिया को फॉलो नहीं करता, आरोप का संज्ञान ही नहीं लेता। तो अगर आप आरोप का संज्ञान नहीं लेते तो आप संस्था का दुरुपयोग कर रहे हैं। दूसरी बार भी किया तो आरोप का संज्ञान। चलिए हम फिक्स करते, कोई ऑडियो इशू है। आलोक पांडे जी मुझे एक बात बताइए, ये सवाल तो किसी सामान्य इंसान को भी समझ में आ जाएगा कि आप कोई पब्लिक जो है वो एक्सेस नहीं कर सकती सरकार के वेबसाइट्स को, उनकी चीज़ों को। तो ये तो एक तरह से सवाल जो आरोप राहुल गांधी लगा भी रहे हैं, डिलीशन की बात कह रहे हैं, ऐसे तो सरकारी डेटा कोई भी कहीं से डिलीट कर देगा। अब इलेक्शन कमीशन के पोर्टल पर वी कैन ओनली व्यू थिंग्स, वी कैन नॉट एडिट इट। हम रेक्टिफाई नहीं कर सकते, हम देख सकते हैं, हमारा एक्सेस नहीं होता है। तो फिर पोर्टल से नंबर ऑफ जो वोटर्स उनको डिलीट कर देना, नंबर अपडेट कर देना, ये सब तो सामान्य तौर पर हो ही नहीं सकता पब्लिक डोमेन से। तो फिर राहुल गांधी जो ये आरोप लगा रहे हैं, आप किस तरह से इसको देखते हैं? तब तो कोई किसी का भी डेटा डिलीट कर देगा। मैं डॉक्टर राम पांडे का डेटा डिलीट कर दूं जाके, वो मेरा डेटा डिलीट कर दें। जी आलोक जी। अब राहुल गांधी ने आरोप लगाया है तो लगा ही दिया, उनको आरोप लगाने की आदत है, मैं तो ये कहूंगा। लेकिन कम से कम आरोप लगाए तो क्या तथ्यात्मक उत्तर सही है, पब्लिक को समझ में आए। और जैसे ये बात है ऑनलाइन एक्सेस की, पूरा भारत जानता है और डिजिटल जमाना है कि ऑनलाइन एक्सेस संभव नहीं। और उसमें भी इलेक्शन कमीशन ने जवाब भी दिया है कि जो 6018 लोग की बात कर रहे हैं उसमें से 18 लोगों के केवल वोट, 24 लोगों के वोट कटे हैं, वो नौबत है। बाकी सबके सब लगभग 6000 लोग वो उनके वोट कटे। तो अगर कोई व्यक्ति मतलब आरोप लगाता है तो आरोपों को राहुल गांधी जैसे नेता जैसे पिछली बार
कॉन्फ्रेंस किया था, जिन जिन लोगों के वोट करने का नाम आया था वो फिर मीडिया में होंगे, क्या किसी की लोग नाम नहीं करते? और फैक्चुअली उन्हें करेक्ट होना चाहिए। एक दूसरा तो और है कि इलेक्शन कमीशन को जवाब नहीं दे रहा सीआईडी को, इसका जवाब सिर्फ इलेक्शन कमीशन देगा कि सीआईडी ने किस तरह पूछा है और क्या पूछा है, क्योंकि अभी बता रहा है सीआईडी का प्रश्न पूछा लेकिन ये नहीं पता कि प्रश्न क्या है, लेकिन कमीशन उसका भी जवाब देगा। ये काम इलेक्शन कमीशन का, ये काम किसी भी राजनीतिक दल में विशेषता का नहीं है। लेकिन एक बात हम कहेंगे, जब हमारे एक पत्रकार भाई ने पूछा कि जब आप कह रहे हैं कि ये चीजें बहुत सही है, आपके आरोप नहीं है क्लेम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन कोई कार्रवाई नहीं करेगा तो क्या न्यायालय करेंगे? वो जो जवाब दिया राहुल जी ने, वो जवाब बहुत बेहतरीन है। हम लोकतंत्र की रक्षा करने वाले नहीं है, मेरा काम लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है, मेरा काम है सिर्फ आरोप लगाना। जो लीडर अपोजिशन है, जिसकी पार्टी 50 साल तक शासन कर चुकी है, वो कह रहा है उसका काम लोकतंत्र की रक्षा करना नहीं है। विपक्ष में होने के नाते तो ये कभी समझ नहीं आता व्यक्ति कि राहुल गांधी जो संविधान की पुस्तक लिए घूमते हैं, अगर उसकी उनका काम उसकी रक्षा करना नहीं है, वो उसके लिए सर्वोच्च न्यायालय नहीं जाएंगे, सिर्फ आरोप लगाएंगे, तो उनकी बात में वजन कैसे कोई मानेगा? ठीक है, तो इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर वो लोकतंत्र की रक्षा नहीं कर सकते तो लीडर अपोजिशन के पास त्याग से और आराम से आरोप लगाए। ठीक है, अमित तिवारी बीजेपी प्रवक्ता के पास मैं जा रहा हूं। अमित तिवारी, मुझे एक बात बताइए कि 18 चिट्ठियां लिख देती है स्टेट सीआईडी और इलेक्शन कमीशन उसका जवाब नहीं दे रहा है। जवाब जो आया उससे संतुष्ट नहीं था सीआईडी कि भाई और डिटेलिंग हमको चाहिए। ये जो विवाद सारा हो रहा है, हलफनामा मांगा जाता है इलेक्शन कमीशन की ओर से, अभी गणेश कुमार इलेक्शन कमीशन की तरफ से डिटेलिंग आई है कि आरोप गलत है, निराधार है, कोई डिलीशन नहीं हुआ, जो डिलीशन हुआ उसको ठीक कर दिया गया, बीजेपी का कैंडिडेट हारा है, कांग्रेस का कैंडिडेट जीता है। ये मौखिक प्रवचन जो चल रहा है इलेक्शन कमीशन का, मुझे लगता है कि सरकार आपकी है, कम से कम जो भी आरोप राहुल गांधी लगा रहे हैं उसको पूरा ब्यौरेवार तरीके से, पूरी डिटेलिंग के साथ पूरे डॉक्यूमेंट जारी करने चाहिए इलेक्शन कमीशन को। ये मौखिक प्रवचनों से आखिर बचना चाहिए। इलेक्शन कमीशन एक एपेक्स बॉडी, अगर वही इतने विवादों में घिसट जाएगी, ऐसे विवादों में एक विपक्ष का बड़ा नेता है जो इलेक्शन कमीशन की पर सवाल खड़े कर रहा है, कल को सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो जाएंगे, कल को जितनी एपेक्स बॉडी हैं सब पर सवाल खड़े हो जाएंगे, तो ज्ञानेश कुमार जी को तो कम से कम सामने आके बोलना चाहिए कि ठीक है भाई, आप जो आरोप लगा रहे हैं सारे रिपोर्ट्स ले लीजिए, सारे डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, और सरकार को इसमें पहल करनी चाहिए कि भाई एक विपक्ष, मजबूत विपक्ष जरूरी है देश की विकास के, उन्नति तरक्की के लिए, तो एक डॉक्यूमेंटेशन हो जानी चाहिए भाई। चाहे एसआईआर का मुद्दा रहा हो, चाहे डिलीशन का मुद्दा रहा हो, वोट चोरी का मुद्दा रहा हो, सब क्लियर क्यों नहीं रखते पानी की तरह? क्यों सिर्फ बातें चल रही हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, डिटेलिंग हो रही है, एक्स पर जवाब आ रहा है, ये वर्चुअल जवाब और सवाल क्यों हो रहा है? अमित तिवारी, पहले तो हमें ये चीज तय करना पड़ेगा कि राहुल गांधी की बातों को एट फेस वैल्यू आप नहीं ले सकते। ये बहुत गंभीर प्रश्न मैं खड़ा कर रहा हूं। राहुल गांधी जो भी प्रश्न उठाते हैं, आप उसको फैक्ट चेक करने जाएंगे, आप वो सारे के सारे तथ्य आपको गलत पाए जाएंगे, इसलिए उनकी बातों को एट फेस वैल्यू नहीं ले सकते। दूसरी बात, जो वो कह रहे हैं कि सीआईडी ने एफआईआर दर्ज किया, तो पहले तो उन्होंने बताया नहीं कि सीआईडी ने किस पर एफआईआर दर्ज किया। उसके बाद सीआईडी ने चिट्ठियां भेजी, कितनी चिट्ठियां भेजी, चिट्ठियों का कंटेंट क्या था, क्या ये सब बताया? नहीं बताया उन्होंने। और जो रविंद्र जी ने भी जो बोला कि उन्होंने चिट्ठी, यही आपने जो प्रश्न पूछा वही सीआईडी ने पूछा है, क्या उनको पता है क्या पूछा है सीआईडी ने? तो जब पता नहीं होता तो उसका इस तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। दूसरी बात, राहुल गांधी जी ने जिस वो यात्रा लेकर निकले थे बिहार में, जिन जिन लोगों को उन्होंने अपने मंच पर बुलाया, हर उस व्यक्ति ने मंच से उतरते ही ये कह दिया कि हमें झूठ बोलकर, बरगलाकर उस मंच पर ले जाया गया और हमें झूठ बोला गया। पत्रकारों ने ही उसका भंडाफोड़ किया है। तो आप बताइए, एक ऐसा व्यक्ति जो एक दिन आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, आरोप लगाता है, चला जाता है, उसकी बातों को आप कितनी गंभीरता से लेंगे? दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन ने साफ कहा, मुझे नहीं पता राहुल गांधी जी इलेक्शन की प्रक्रिया में कितना अपने आप को संलिप्त करते हैं, किंतु हम लोग तो एज ए राजनीतिक दल रहते ही हैं।
वोटर का एडिशन कराना, जो नहीं है उसको डिलीट कराना, अपडेट करवाना किसी का एड्रेस, ये सारा काम हम जैसे कार्यकर्ता अमूमन हर दिन करते रहते हैं। हमारे पास रिक्वेस्ट आती रहती है। क्या उनको पता है किस फॉर्म से वोटर डिलीट होता है? क्या उनको पता है फॉर्म 6 का क्या उपयोग है? क्या उनको पता है अपडेट किस फॉर्म से होता है? उनको अगर ये पूछने जाएंगे आप तो उनको पता ही नहीं होगा। तो एक फॉर्म 6 का नाम उनको पता है, उनके ही कई नेताओं के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड है। जो बम फोड़ने ये निकले हैं उनका बम उनके ऊपर ही फूट रहा है। पवन खेड़ा के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले, उनकी पत्नी के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले, तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर आईडी कार्ड निकले। जो कथा कथित ये कह रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है, तो वोट चोरी कर कौन रहा है? कहीं यही लोग तो नहीं है, कहीं चोर ही तो नहीं है जो शोर मचा रहा है। इस चीज को हमें ध्यान देना पड़ेगा। दूसरी बात मैं आपको कह दूं, आपने कहा अमित जी की ओपोजिशन के इतने बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े लीडर हैं, जो 90 इलेक्शन हार चुका हो और जो 90 इलेक्शन हराने का मानदा रखता हो, वो वाकई में बहुत बड़ा लीडर है। वाकई में मैं तो खुद मानता हूं, और ऐसे बड़े लीडर की हमारे इस देश में जरूरत है। देखिए, नेता जीता और हारता ही तो है अमित तिवारी जी, नेता जीता और हारता ही तो है। और नेता क्या है? मास लीडर नेता है राहुल गांधी। आप राहुल गांधी को आप छोटा नेता समझते हैं? चलिए ठीक है, बीजेपी की डिक्शनरी में वो छोटे नेता है। नहीं, मैं छोटा नेता, मैंने तो बड़ा नेता कहा। आपने सही कहा, जीतता और हारता भी तो है। जीत भी आपने साथ में लगाई, पर केवल जो हारता हो उसको आप किस श्रेणी में रखेंगे? तो निश्चित तौर पे वो जनता का विश्वास नहीं जीत पा रहे हैं, ये स्पष्ट हो गया। और यही चीज है जो जनता के मन में संविधान के प्रति अविश्वास पैदा करना चाहते हैं। डॉक्टर राम जी, मुझे 10 सेकंड दीजिएगा। ठीक है, प्लीज कंप्लीट करिए। 10 सेकंड बस दीजिएगा, मुझे 10 सेकंड दीजिए। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं। जो राहुल गांधी कर रहे हैं ये बांग्लादेश में ऑलरेडी हो चुका है। ये बीएनपी का बांग्लादेश मॉडल है जो राहुल गांधी अपना रहे हैं। बांग्लादेश के अगर आप स्थिति को देखेंगे तो वहां भी हूबहू यही हुआ था। इलेक्शंस होने के बाद इलेक्शंस में रिगिंग हुई है, इलेक्शंस फेक हुए हैं, इलेक्शंस वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, ये सब को लेकर एक माहौल बनाया गया। और उस माहौल बनाने के चक्कर में जो वहां की जो सांप्रदायिक वहां पे जो ताकतें थी, जो ध्रुवीकरण की ताकतें थी, वो लोग सक्रिय हुए। और उसके बाद पूरा का पूरा तख्ता पलट हमने देखा अपने आंखों के सामने किस तरीके से हुआ। तो राहुल गांधी इस चीज से खींचे हुए हैं कि एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं हो रही है। हमारे समय में तो एंटी इनकम्बेंसी काम कर रही है, लेकिन प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ये प्रो इनकम्बेंसी में कैसे बदल जाती है? तो मैं 10 सेकंड में इसका जवाब देता हूं अमित जी। जब आप काम करेंगे, अमित शाह जी ने संसद में स्वयं खड़े होकर कहा था कि आपको हम सलाह देते हैं, आप जनता के साथ जुड़िए, जनता के साथ काम कीजिए, उनकी हितों की बात कीजिए, उनको सहयोग कीजिए, उनको आगे बढ़ाइए, आप स्वयं अपने वोटों की में वृद्धि होते हुए देखेंगे। ये अमित शाह जी ने ज्ञान दिया था उनको विपक्ष में होते हुए भी। ठीक है, तो आप जब लोगों के लिए काम करते हैं, आप जब देश के लिए काम करते हैं, आप जब एक विजन लेके चलते हैं देश के लिए कि आपको क्या करना है। ठीक है अमित तिवारी जी, I'll go to डॉक्टर राम पांडे। डॉक्टर राम पांडे, एक ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा मैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इस सवाल का जवाब डॉक्टर राम पांडे से लेंगे, जो आरोप अमित तिवारी लगा रहे हैं। कहीं जाएगा नहीं, प्राइम एजेंडा पर डिबेट जारी है। रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं प्राइम एजेंडा। बड़ी बहस हम कर रहे हैं राहुल गांधी के प्रेजेंटेशन पार्ट 2 पर। खास मेहमान मेरे साथ बने हुए अमित तिवारी जी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, रविंद्र सिंह जी हैं, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, डॉक्टर राम पांडे इज विथ मी, ही रिप्रेजेंट कांग्रेस, और आलोक पांडे जी इज ए पॉलिटिकल एनालिस्ट। डॉक्टर राम पांडे, ब्रेक से पहले जो आरोप अमित तिवारी ने लगाया उसमें थोड़ा सा एक सवाल मैं जोड़ दूं। क्या सवाल पूछने के लिए नेता का कद और पद बड़ा होता है, या एक सामान्य आदमी भी ये सवाल बीजेपी से या ज्ञानेश कुमार जी से पूछ सकता है कि भाई डिलीशन हो रहा है, चोरी हो रही है, डबल आई कार्ड्स बन रहे हैं, वोटर आई कार्ड्स को लेकर धांधली हो रही है, क्या सामान्य आदमी नहीं पूछ सकता? और क्या राहुल गांधी सच में सिर्फ सवाल इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि करने के लिए कुछ नहीं है, खूब सारे इलेक्शन हार गए तो उनको लग रहा है कोई मुद्दा तो गर्म रखना ही चाहिए? ऐसा है क्या डॉक्टर राम पांडे? सामान्य आदमी को तो भारतीय जनता पार्टी ने बहुत डरा कर रखा हुआ है। जब राहुल गांधी पर ही 32 FIR कर दी हैं बीजेपी की सरकार ने, जीतू पटवारी पर FIR कर दी, लगभग कांग्रेस पार्टी या विपक्ष के जो बड़े बड़े नेता हैं सब पर FIR हो चुकी है, तो फिर आम आदमी को तो डर लगेगा ही ना सवाल पूछने में। और जब आम आदमी सवाल पूछता है तो उसको देशद्रोही, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बोला जाता है। किसानों ने सवाल पूछा था, किसान 1 साल तक दिल्ली में रहे थे, सिख समाज से ज्यादा थे उसमें, जाट समाज से ज्यादा थे, तो जाटों और सिखों को 1 साल तक इन्होंने कहा खालिस्तानी है,
पाकिस्तानी है, तो ये लोग डरा कर और धमका कर रखते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता ने फालतू बातें बहुत की, लेकिन टू द पॉइंट एक भी बात नहीं की। जैसा कि आप भी स्पेसिफिक आंसर चाहते थे कि सीआईडी के सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी भी वोट चोरी में शामिल है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो वोट चोरी कर ही रहा है। हम कह रहे हैं कि भाई हैकिंग कैसे हो गई, पोर्टल से वोट चोरी कैसे हो गई? अरे वही तो ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं ना। राहुल गांधी ने ये कहा भाई ज्ञानेश कुमार इस काम को स्वयं कर रहे हैं। हलफनामा लिखकर दे दीजिए ना, एक हलफनामा लिखिए और दे दीजिए। डॉक्टर राम प्लीज कंटिन्यू। डॉक्टर राम। नहीं तिवारी जी, और कुछ बोलना है तो बोल दीजिए, फिर मैं एक साथ आपके आंसर दे दूंगा। नहीं, मैं तो यही कह रहा हूं कि हलफनामा लिखकर राहुल गांधी अगर दे देते तो आज ये दूसरा फुलझड़ी जलाने की नौबत नहीं आती। अगर और दूसरा सवाल क्या है आपका? तो अब तक इलेक्शन कमीशन जांच कर रहा होता, आज फुलझड़ी जलाने की नौबत नहीं आती। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। अमित तिवारी जवाब ले लेते हैं। अलाउ हिम टू स्पीक। नहीं, तिवारी जी का वो मन नहीं भरा, अभी 15 मिनट बोल चुके हैं। तिवारी जी और बोलिए जरा थोड़ा सा। नहीं, डॉक्टर राम पांडे प्लीज गो अहेड। मैं एक साथ जवाब दे दूंगा, नहीं मुझे बीच में डिस्टर्बेंस पसंद नहीं। ठीक है अमित तिवारी, डू नॉट स्पीक इन बिटवीन। अमित तिवारी जी उनको बोलने दीजिए। ठीक है डॉक्टर राम पांडे प्लीज गो अहेड सर, प्लीज गो अहेड। देखिए, ये हलफनामा की बात कर रहे हैं। आडवाणी जी को 75 पार के बाद हटाया था, क्या उनको हलफनामा दिया था? मोदी जी परसों 75 पार हो गए, क्या हलफनामा दिया? यदि इनमें 1% अमित तिवारी, मैं आ रहा हूं, मुझे रविंदर सिंह जी के पास जाना। अमित तिवारी, ये शर्मदार लोग होते तो मोदी जी 75 पार होते हुए अपना इस्तीफा दे देते। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के देश के कम से कम 100 बड़े नेताओं को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने 75 पार का बोलकर बाहर कर दिया। ये ऐसी पार्टी है अमित शाह और मोदी कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का अपमान करके कि तुम बुढ़ऊ हो चुके हो, तुम बुढ़े हो चुके हो, आडवाणी तुम्हें मार्गदर्शक मंडल में भेजा जाता है। ये बम की बात कर रहे थे। कितने कायर लोग हैं ये कि कहते हैं कि रूस और यूक्रेन का युद्ध मोदी जी ने बंद करा दिया और भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच बंद नहीं करा पाते हैं। पाकिस्तान के तलवों में जाकर पढ़ते हैं, वहां जाकर नाक रगड़ते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सबूत दे चुका है। अमित तिवारी आ रहा हूं। अमित तिवारी बीच में नहीं। हाँ डॉक्टर राम प्लीज कंटिन्यू प्लीज। नहीं अमित जी, इनके पापा ने बोला है, इनके ट्रंप पापा ने बोला है, इंडिया को थैंक्स किया है, मोदी जी को थैंक्स किया है कि थैंक्स फॉर मेडिकेटिंग बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन। तो जो ये बोल रहे हैं कि रुकवा दी वार, तो इन्हीं के पापा कंफर्म कर रहे हैं, जिनके लिए ये बहुत उतारू रहते हैं। जी ठीक है, रविंदर सिंह जी के पास जाओ। रविंदर सिंह जी, ये जो आंख में चोली का खेल चल रहा है, इलेक्शन कमीशन वर्सेस राहुल गांधी और इलेक्शन कमीशन वर्सेस कांग्रेस, मैं कह रहा हूं राहुल गांधी पिछले 2 महीने से लगातार फैक्ट और डेटाज और प्रेजेंटेशन के साथ आ रहे हैं, तो क्या आपको लगता है ये गैर जरूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं है? क्योंकि इस तरह के आरोप पटाक्षेप लगते रहते हैं, विपक्ष लगातार एपेक्स बॉडीज़ पर और संस्थाओं पर और पार्टी पर जो सत्ता में होती है पार्टी, उस पर इस तरह के आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहता है। ये बहुत पुराना है, या आपको लगता है कि इस पर संज्ञान लेना चाहिए? ये जस्ट ए रूटीन। रविंदर सिंह जी। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने डॉक्ट्राइन की बात किया है। डॉक्ट्राइन, यस सर। मुझे लगता है हस्तक्षेप नहीं करेंगे, सुन लेंगे मेरी बात को। आरोप लगाने वाली 2 पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। जी। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब आरोप लगाती है तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार किसी प्रकार के एफिडेविट की जरूरत नहीं है। फिर भी समाजवादी पार्टी 8000 एफिडेविट देती है। आज तक जवाब क्यों नहीं आया? 2 साल बीत गए। अब आते हैं इस प्रक्रिया में। अमित जी आ रहा हूं, सुनिए। तो संज्ञान लेगा ईसीआई, जांच करेगा ईसीआई, हम सबूत पेश करेंगे, निष्कर्ष लेगा ईसीआई। ये थर्ड पार्टी कहां से आ गई? भारतीय जनता पार्टी। इनके सारे केंद्रीय मंत्री वकील बन के बैठ गए ईसीआई का। ये बताता है कि जो चोरी करता है वो कह देता नहीं हम चोर नहीं है। इसमें तो बीजेपी का कोई रोल ही नहीं था। ये तो हमारे और ईसीआई के बीच की बात थी। अब इन्होंने 2 बातें कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगा दिया साहब। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 फटकार लगाई है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में
इलेक्शन कमिश्नर का एक अधिकारी चोरी करता हुआ पकड़ा गया, इलेक्शन रद्द हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी फटकार लगाई कि ईवीएम मंगा लिया सुप्रीम कोर्ट में, उसकी जांच की गई तो इनकी चोरी निकल गई और वह प्रधान जीत गया, जो विपक्ष का प्रधान जो आरोप लगाया था। फिर इन्होंने कहा सीआईडी ने एफआईआर किया। सीआईडी एफआईआर नहीं करती है, एफआईआर स्थानीय पुलिस करती है। तो ये डॉक्टर की बात करते, डॉक्टर ने बोला कांग्रेस ने वोट की टेम्परिंग कर दिया कर्नाटक में। अगर कांग्रेस ने वोट की टेम्परिंग कर दी तो आप क्या कर रहे थे? हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे क्या? ठीक है, इसका मतलब आप अयोग्य हैं। रविंद्र सिंह जी, आपके ऑडियो में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। जो मामला है, मैं आ रहा हूँ रविंद्र सिंह जी। चोरी का जो मामला है, जी जी जी, उसको ईसीआई को सॉल्व करना है। अगर ईसीआई नहीं सॉल्व होगी करेगी तो हम उससे आगे भी जाएंगे। बीजेपी पार्टी क्यों बन रही है, ये देश की जनता को बीजेपी बतावे कि बीजेपी के लोग वकील बन के क्यों खड़े हो जा रहे हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूँ रविंद्र सिंह जी। थोड़ा ऑडियो में प्रॉब्लम है, जवाब लेता हूँ। अमित तिवारी जी, आप पार्टी क्यों बन रहे हैं? इट वॉज बिटवीन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एंड बीजेपी और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। तो आप क्यों, आपके पार्टी के प्रवक्ता क्यों ज्ञानेश कुमार की तरफ से फील्डिंग कर रहे हैं चैनल्स पर? इलेक्शन कमीशन को बात करने दीजिए। नहीं, बिल्कुल अमित जी, मैं आपके प्रश्न को समझ गया। देखिए, फील्डिंग हम नहीं कर रहे हैं। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम, उसका एक नियम कानून है, उसके अनुसार वो चलते हैं। हाँ। लेकिन जब आप संविधान की शपथ लेते हैं तो संवैधानिक संस्थाओं का संरक्षण करना भी आपके दायरे में ही आता है। और ये सिर्फ मेरा दायरा नहीं है, ये विपक्ष का भी यही दायरा है कि वो संवैधानिक संस्थाओं पर विश्वास को बनाए रखे, उसको तोड़ने का काम ना करे। और यही हम कर रहे हैं। वो तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम प्रोटेक्ट करने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा 8000 हलफनामों का हवाला दिया। इन्होंने शायद अपने नेता को सुना नहीं है, उनके नेता तो 18000 बोलते हैं। लेकिन ईसीआई ने सबको नकार दिया, बोला कि ऐसा कोई हलफनामा हमारे पास नहीं आया, झूठ बोला जा रहा है। तीसरी बात, इन्होंने कहा सीडीआई ने एफआईआर किया। तो सीडीआई, इनके राहुल बाबा ही बोल रहे हैं कि सीडीआई ने एफआईआर दर्ज किया है। अब ये बोल रहे हैं कि सीडीआई एफआईआर दर्ज नहीं करता। तो इनको वहां से कांग्रेस पार्टी से डिटेलिंग लेनी चाहिए कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी चौथी बात, जो भी मेयर का चुनाव होता है या जो भी प्रधान का चुनाव होता है, वो स्टेट इलेक्शन कमीशन देखता है, ना कि सेंट्रल इलेक्शन कमीशन। तो वरिष्ठ हैं रविंद्र जी और राम पांडे जी, दोनों ही वरिष्ठ हैं, मुझसे उम्र में भी मुझे लगता है कि बराबर के ही होंगे। तो इतनी ध्यान तो रखना चाहिए। तो आप स्टेट इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगा रहे हैं, वहां पर सरकार आपकी है, तो लेकर बम फूट गया आप ही के ऊपर, जो बम फोड़ने आप निकले थे। तो यही मैं कह रहा हूं कि जो बम लेकर निकल रही है, फूट नहीं के ऊपर रहा है, और इनको ये समझ में नहीं आ रहा है। मैं राम पांडे जी की बात का एक जवाब दे दूं, इसके पहले मैं बोल रहा था। देखिए, मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखता हूं अमित जी, इसको आप वेरीफाई भी करा सकते हैं। 1998 से लेकर 67 तक मुख्य चुनाव आयुक्त रहे केवी के सुदर्शन। कांग्रेस पार्टी में लॉ कमीशन के चेयरमैन बनाए गए। 82 से 85 तक आरके त्रिवेदी गुजरात के राज्यपाल बनाए गए राजीव गांधी के कार्यकाल में। 90 में बीएस रामादेवी मुख्य चुनाव आयुक्त कांग्रेस के कार्यकाल में। 1997 में हिमाचल की राज्यपाल बनाई गई। 90 से 96 तक टीएन सेशन मुख्य कांग्रेस में शामिल हुए और गांधीनगर से उन्होंने चुनाव भी लड़ा। 96 से 2001 एमएस गिल मुख्य चुनाव आयुक्त रहे और कांग्रेस से उनको राज्यसभा भेजा गया और खेल मंत्री भी रहे। तो हो सकता है कि इनके मन में संदेह हो कि इलेक्शन कमीशन को फिक्स किया जा सकता है, इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर ये खेल खेला जा सकता है चोरी करने का। लेकिन आज जो संस्थाएं हैं वो स्वतंत्र रूप से काम कर रही हैं। देश की जनता का विश्वास बढ़ा है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। लोग आज डायरेक्ट अपने प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, डायरेक्ट रीच कर सकते हैं, और कोई भी सवाल होगा वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से जाकर पूछते हैं और प्रधानमंत्री उसका जवाब भी देते हैं। तो ये फर्क है पहले की सरकारों में और आज की सरकार में। जो एक कमिटेड जुडिशरी, एक कमिटेड इलेक्शन कमीशन बनाने का जो एक वो रखते थे, आज जब ये सब संस्थाएं, मतलब आपका कहने का मतलब ये कि पुराने इलेक्शन कमिश्नर भी फिक्स थे, कांग्रेस उनको फिक्स किया करती थी, राज्यपाल बनाया जाता था, राज्यसभा से उनको सदन में भेजा जाता था। कमोबेश वही सब चल रहा है जो अभी है, वो उस वक्त भी चल रहा था। अब मैं आलोक जी के पास जा रहा हूँ। आलोक पांडे, डज इट लुक फिजिबल टू यू? क्या ऐसा लगता है क्या कि सब कुछ फिक्स कर सकती है बीजेपी, इलेक्शन कमीशन को कंट्रोल कर सकती है, जो विपक्ष लगातार आरोप लगाता रहा है? क्या ये पॉसिबल है क्या कि ज्ञानेश कुमार जी बीजेपी के निर्देश पर काम कर रहे हैं? देखिए, इलेक्शन कमीशन को फिक्स करना बहुत पॉसिबल तो नहीं लगता। जितना मैंने संविधान को पढ़ा है, जितना मैंने देखा है,
लेकिन हाँ, जो सत्तारूढ़ दल होता है, जैसे कि अभी कांग्रेस का बताया इतनी चीजें कि रिटायरमेंट के बाद कम से कम वो दूसरे बड़े पदों पर है, तो ये थोड़ा बढ़ते लालच रहता है कि रूलिंग पार्टी के खिलाफ अगर कुछ काम बन जाए तो ठीक है। लेकिन सत्ता कानून है, एक्सेप्टिव परंपरा रही कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर छोटे नेता आरोप लगाया, ठीक है। ये 1952 से थोड़ी थोड़ी गड़बड़ियां थी और इसीलिए जिस समय ऐसा ही हो रहा है, एक सब कुछ दूसरे वाले हो जाए तो सही हो जाए और बार बार आरोप की गुंजाइश न हो। जी। लेकिन जिससे बात का संविधान खतरे में है, बीजेपी प्रॉपर बेईमानी करके चुनाव जीत लेती है, ये बात मुझे नहीं लगता कि उचित है। इंदिरा गांधी जिस पद से हटा दी गई थी, उनका इलेक्शन कैंसिल कर दिया गया था हाईकोर्ट द्वारा। वो क्या कर रही थी, क्यों बना रही थी, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या करेगी थी इंदिरा गांधी, क्यों हटाई गई थी आपके प्रधानमंत्री के पद से? वो मिनिस्टर कैंडिडेट होने के बाद वो उनके यहाँ चोरी होती थी, पूरी पूरी बूथ चोरी कर लेती थी कांग्रेस। तो तब भी किसी भी पक्ष का संविधान खतरे में हो गया क्योंकि इंदिरा गांधी बूथ चोरी कर रहे हैं, इंदिरा गांधी बीमारी से जीतती है। और ये बस छोटी छोटी दूध में दाल में नमक जैसी बेमानी, ये 1952 से है। लेकिन जब आज ऐसी सदी में आके 2025 में कहते हैं, नहीं आलोक पांडे जी, जितना आसानी से बीजेपी पर आरोप कांग्रेस और विपक्षी पार्टियां लगाती हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज फिक्स, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिक्स, इलेक्शन कमीशन फिक्स, हर एपेक्स बॉडी फिक्स, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जो जनता की है क्या, इस तरह के आरोपों से पब्लिक डोमेन में एक मैसेज जाता है कि भाई यहाँ तो सब कुछ फिक्स है, तो जो संविधान है और या संवैधानिक जो संस्थाएं उन पर पब्लिक का विश्वास खत्म होता है। वैसे ही लोग वोट डालने नहीं जा रहे हैं, यंगस्टर वोट डालने से भागते हैं। वोट जिस दिन वोट पड़ता है उस दिन लोग घर पे छुट्टियां मना रहे होते हैं, चलो एक दिन की छुट्टी मिली। तो ये एक जो नैरेटिव चला आ रहा है पिछले, मैं भी देख रहा हूँ 15, 20, 25 सालों से, कि वोट जिस दिन वोट डाला जाता है ज़्यादातर लोग घर पे आराम से पड़े होते हैं। तो अब ये चीज़ और ज़्यादा हो जाएगी ना। अब ये जो आरोप है, मैं सोचता हूँ, मुझे लगता है कि शायद लीगल एक्शन, लीगल रेमेडीज की तरफ जाना चाहिए बनस्पत के। इस तरह के प्रेजेंटेशन और बातचीत और पब्लिक डोमेन में इस तरह की बातें डिफेम करना इलेक्शन कमिश्नर को, मुझे लगता है लीगल रेमेडीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा इंपैक्टफुल होंगी विपक्ष के लिए। आलोक जी, अगर लीगल रेमेडी तभी आप जाएंगे ना जब आपको लगता हो कि आपके तथ्यों के शरारत नहीं, अगर आपको लगता है कि आपके तथ्यों के शरारत है तो लीगल रेमेडी नहीं जाएंगे। राहुल गांधी तो माफी मांग चुके हैं ना अपने आरोपों की, और 12 मैं कहता हूँ, यहाँ तो रात में 12 बजे सुप्रीम कोर्ट खोला गया आतंकवादियों के लिए, यहाँ तो संविधान पूरी चोरी हो रहा है और फिर भी राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं जा रही सुप्रीम कोर्ट। अगर गड़बड़ी है, आपको लगता है कि आपके तथ्यों में दम है, तो इसका पदक्षेप कीजिए। राफेल के मैटर में पदक्षेप किया ना आपने, बहुत सारे मैटर में पदक्षेप हुआ ना, चौबे में पदक्षेप हुआ ना। ठीक है डॉक्टर राम, ठीक है आलोक पांडे जी, ये कहना है कि पहले भी ऐसा हुआ है। नहीं डॉक्टर राम, आई हैव अ क्वेश्चन। डॉक्टर राम, मैं कह रहा हूं कि अगर इतने फैक्ट फिगर सब कुछ आपके पास हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जाइए, एपेक्स बॉडीज में जाइए, वहां पर अपील करिए। प्रेजेंटेशन और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना, डिफेम करना संवैधानिक संस्थाओं को, ये सही रास्ता नहीं। मुझे लगता है कि रविंदर भाई ज्यादा बेटर बता पाएंगे लीगल रेमेडीज के बारे में, लेकिन डॉक्टर राम मुझे लगता है कि आप लोगों को जाना चाहिए, कोर्ट का रुख करना चाहिए। भाई ये सिर्फ अपना क्यों खेल रहे हैं हम लोग? तो फिर ये टीवी पर रोज डिबेट क्यों होती है? डिबेट ही नहीं होना चाहिए जब सुप्रीम कोर्ट को ही सब कुछ करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं होना चाहिए। पत्रकारों का फिर काम ही खत्म हो जाएगा जब सब कुछ सुप्रीम कोर्ट को करना है। नहीं, मीडिया का तो काम ही खत्म हो जाएगा। नहीं, आपने एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, उसके बाद आप लीगल एक्शन भी तो लीजिए। चलिए, आपने प्रेजेंटेशन कर दिया, आप कोर्ट आप मूव करिए कोर्ट में, आपने मीडिया को बता दिया कि हमें ये संदेह इलेक्शन कमीशन पे है, हमने उसकी कवरेज कर लिया, हम उस पर डिबेट कर रहे हैं। लेकिन आपके पास एक ऑप्शन लीगल रेमेडी का भी तो है, वो भी करिए। हम मना नहीं कर रहे कि आप कोर्ट में जाइए, आप हमसे बताइए, मीडिया से बात करिए, हमें बताइए फैक्ट फिगर्स क्या है, और हम दिखा भी रहे हैं राहुल गांधी ने जो कुछ कहा है। लेकिन एक रास्ता, वो लीगल वाला रास्ता भी तो आपके पास है डॉक्टर राम। मतलब मेरा तो मानना है कि जनता की अदालत सबसे बड़ी है और जनता की अदालत में हम जा रहे हैं। मैं आपको एक केस बताता हूँ। ग्वालियर के पास एक दतिया जगह है जी, बीजेपी के नेता वहां से नरोत्तम मिश्रा चुनाव लड़े थे और मध्य प्रदेश में गृह मंत्री थे जी। उनके अगेंस्ट में कांग्रेस के जो थे राजेंद्र भारती, वो कोर्ट गए। कोर्ट ने डिसीजन दिया कि नरोत्तम मिश्रा का जो चुनाव है इलीगल है, रद्द किया गया उसको। फिर हाई कोर्ट में चला, फिर सुप्रीम कोर्ट में चला, तब तक 2 चुनाव और हो गए।
मतलब उनका 5 साल में जो चुनाव निरस्त होना था, ठीक है, पहला कोर्ट ने डिसीजन दे दिया 2-3 साल में, हाई कोर्ट ने दिया 5-6 साल में, सुप्रीम कोर्ट में आया 10-15 साल में। तो क्या चुनाव आयोग जो चोरी कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी जो चोरी कर रही है, लोगों के अधिकार को छीना जा रहा है, संवैधानिक अधिकार को छीना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी कह रही है 400 सीटें आ जाएंगी तो हम संविधान को बदल देंगे, और राहुल गांधी जी जो कहते हैं वो बात हमेशा सच होती है। उन्होंने संसद में कहा था जातिगत जनगणना मैं कराकर रहूंगा, हुई। उन्होंने कहा किसान कानून आपको वापस लेना पड़ेंगे, हुए। उन्होंने कहा नोटबंदी से नुकसान होगा, हुआ। उन्होंने कहा जीएसटी से नुकसान हो रहा है, आपको कम करना चाहिए, जीएसटी कम करना पड़ी। उन्होंने कहा कोरोना में लॉकडाउन में आप डिले हो रहे हैं, आप मध्य प्रदेश की सरकार को गिराने के चक्कर में यहाँ के विधायकों को कर्नाटक में बंद करने के कारण आप 1 महीने देश में लॉकडाउन को डिले कर रहे हैं, जिसके कारण पूरे देश में त्राई हो गई। तो राहुल गांधी जी जब भी कहते हैं वो सच कहते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी उन्होंने कहा था मैं बगैर सबूत और बगैर सच्चाई के प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं लेता हूं, और राहुल गांधी जी की हर बात हमेशा सच निकलती है। मैंने आपको ठीक है अमित तिवारी, एग्जाम्पल दिए। ठीक है डॉक्टर राम, मुझे रविंद्र जी के पास जाना है क्लोजिंग कमेंट के लिए। अमित तिवारी जी प्लीज 1 मिनट आपके पास है। जी अमित जी, बिल्कुल मैं बहुत ही संक्षिप्त में अपनी बात को रखूंगा। देखिए, अगर राहुल गांधी हलफनामा पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद दे दिए होते तो आज उस पर जांच हो रही होती और बहुत हद तक चीजें साफ हो गई होती। देखिए, प्रश्न हम भी खड़े करते हैं, हमने भी जब कांग्रेस पार्टी सत्ता में थी हमने भी बहुत प्रश्न खड़े किए। आडवाणी जी ने तो बाकायदा इस पर किताब लिखी और उसके बाद वो भी किया। लेकिन जब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि आप आइए, हमारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी जांच कीजिए और होगा तो हम इसमें करेंगे, उन्होंने हलफनामा लिख कर दिया, गया इलेक्शन कमीशन, सारी चीजों का जांच किया। जब वो संतुष्ट हो गए उसके बाद हमने एक बार भी कभी भी ऐसा कोई आरोप इलेक्शन कमीशन पे नहीं लगाया, चाहे कोई भी कांग्रेस पार्टी किसी को भी बनाती रहे हो। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि हम जनता की अदालत में जाते हैं, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है, तो उसी की अदालत में तो आप बार बार नकारे जा रहे हैं, बार बार भगाए जा रहे हैं उसी की अदालत से, और आप कह रहे हैं कि हमें जनता की अदालत में। जब विश्वास है तो मानिए ना कि आपकी बातों में कोई तथ्य नहीं है। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि राहुल गांधी जब भी बोलते हैं सच बोलते हैं। इन्होंने कहा था हम बोलेंगे तो संसद में अगर हमको बोलने दिया गया तो भूकंप आ जाएगा, उसके बाद बहुत बार बोले, एक भी बार देश में भूकंप नहीं आया। एटम बम फोड़ेंगे, वो निकला खुद से। भूकंप आया नेचुरल वजहों से आया। ठीक है अमित तिवारी, समय बहुत कम है मेरे पास। रविंद्र सिंह जी, मेरा एक सवाल है, जरा आप समझाइएगा, क्या लीगल रेमेडीज हमारे पास भी हैं, और क्या जैसे डॉक्टर राम पांडे कह रहे कि जनता की अदालत में फैसला होगा, तो कौन सा वाला आपको उचित लगता है, क्योंकि आप कानूनी मामलों के जानकार भी हैं, सब डिटेल आपके पास रहती है। रविंद्र सिंह जी, देखिए दोनों लाइन साइड बाय साइड चलते हैं। लीगल रेमेडीज दिया गया, मैंने बता दिया चंडीगढ़ हरियाणा के मामले में। और ये जो अभी ईसीआई के ऊपर अगर हम कोई लीगल रेमेडीज लेते हैं तो सीधे हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा, उससे नीचे की अदालतों में नहीं जा सकते। हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे तो हमको ये बताना पड़ेगा कि हम क्यों आए हैं। ईसीआई ने हमारा मामला संज्ञान में नहीं लिया था और हमसे साक्ष्य भी नहीं मांगे, लेकिन हमने साक्ष्य रखे थे, जनता के आगे भी रख दिए थे। ये प्रक्रिया है कि हमने आरोप लगाया तो जाइए ना, क्यों नहीं जा रहे हैं कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं जा रहे? रविंद्र भाई जाइए ना, फिर जाना चाहिए ना। अगर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है, सरकार जवाब नहीं दे रही, जाइए आप लोग कोर्ट में जाइए, वहां जवाब तलब करिए। वहां तो हंटर चलेगा तो आना पड़ेगा, गणेश कुमार भी वहां पहुंचेंगे ना। सुप्रीम कोर्ट तो किसी को भी तलब कर सकता है। फिर जो हमने साक्ष्य रख दिए वो प्रक्रिया पूरी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले 6 स्टेप की प्रक्रिया होती है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट खारिज कर देगा। ठीक है रविंद्र भाई, समय नहीं है। डॉक्टर राम कुछ कहना, डॉक्टर हम सिर्फ 20 सेकंड मेरे पास बचे हुए हैं। डॉक्टर राम प्लीज जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन भी भारतीय जनता पार्टी नहीं मानती। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 65 लाख जो बिहार में आपने वोट काटे हैं वो उनको पब्लिक को बताया जाए, नहीं माना भारतीय जनता पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा महाराष्ट्र सरकार को गिराना इलीगल था, लेकिन बाद में महाराष्ट्र सरकार को लीगल नहीं किया गया। तो भारतीय जनता पार्टी यदि सुप्रीम कोर्ट से भी आप जीत जाते हो तो भारतीय जनता पार्टी उसको नहीं। ठीक है डॉक्टर राम, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त बहुत कम है। अमित तिवारी, मैं माफी चाहता हूँ, वक्त नहीं मेरे पास। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन डिबेट। रविंद्र सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर राम पांडे थैंक यू सो मच। आलोक पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अब वोटर्स
की फिक्र ज़रूरी है, लेकिन जिक्र तब होना चाहिए जब इलेक्शंस ना हो, जब स्थिति सामान्य हो। तब लगता है कि भाई विपक्ष को या फिर जो सत्ता पर काबिज पार्टी, उसे पब्लिक की चिंता है। चुनाव आने पर चिंता करना थोड़ा सा डाइसी लगता है। रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं जाएगा नहीं। प्राइम न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।